हेलो स्टूडेंट, आम आशीष आनंद। आज ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर को देखने जा रहा हूँ। आपको इस लेक्चर में समानांतर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और त्रिभुज के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे माध्यिका, केंद्रक, शीर्षलंब, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र। इन सभी टर्म को हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ दिया गया है समानांतर रेखाएं, तो जैसा कि हमें पता है कि दो भिन्न रेखाएं समानांतर तब कही जाएंगी जब उनमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक भी न हो, अर्थात वो आपस में नहीं मिलते हो। अगर हम इसे पीछे की ओर या इसे आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो एक भी बिंदु इसमें उभयनिष्ठ न हो, तो ऐसे दो रेखाएं समानांतर रेखाएं कही जाती है। हम एक तिर्यक रेखा लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, इस रेखा को, इसको M मान लेते हैं। एक हम तिर्यक रेखा, एक ऐसी रेखा जो L और M दोनों को प्रतिच्छेद करती हो, हम इस रेखा को P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि यह L रेखा को एक बिंदु और M रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार हमारे सामने जो फिगर बन रहा है, इसमें बहुत सारे कोण रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे एक ये कोण, इसके बीच बना कोण है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको चलिए अगर y से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कोण ये बन रहा है, इसको हम 1 एंगल मान लेते हैं ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, ये एंगल हम 3 मान लेते हैं, इसे एंगल 4 मान लेते हैं। इसी प्रकार एक ये एंगल 4 तक हमने माना है, तो इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। इस प्रकार यहाँ 8 कोण बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि संगत कोण का युग्म बन रहा है, संगत कोणों का युग्म। अब इसमें संगत कोणों का युग्म कौन होगा उसको समझते हैं। जैसे ये 4 कोण, ये 4 और ये 6, यानी एंगल 4 और एंगल 6, ये संगत कोण का युग्म है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए बात समझिए, ये दो लाइन अगर पैरेलल हो और कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती हो, तो ये 4 एंगल और ये 6 एंगल को हम संगत कोण कहेंगे, और ये संगत कोण बराबर होगा। जब दो लाइन समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती हो, तो ये 4 एंगल और 6 एंगल, मतलब इस तिर्यक रेखा के एक और इस लाइन के ऊपर का जो बना हुआ कोण है और ये कोण। अब इसमें मैंने इसमें अंडरस्टूड बात कर रहे होंगे किस दो कोणों की बात मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 भी संगत कोण के युग्म हैं। इसी प्रकार 1 और 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी संगत कोण के युग्म है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ये भी संगत कोण के युग्म है। यानी ये सभी संगत कोणों के युग्म को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो अगर दो रेखाएं समानांतर दिया जाएगा, तो कौन से कोणों के पेयर संगत कोण होंगे, ये बात हमें इस फिगर से दिख रहा है। और साथ ही साथ संगत कोण के जो पेयर होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये 4 जितना डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ, उतना ही डिग्री का 6 पर भी कोण बनेगा। जितना डिग्री का 3 पर कोण बनेगा, उतना ही डिग्री का 7 पर भी कोण बनेगा। सेम टू सेम हमने यहाँ जो बात लिखा है वो हुआ। दूसरा, एकांतर कोण का युग्म। एकांतर कोणों का युग्म। अब एकांतर कोणों का युग्म मतलब क्या? अब कौन से इसमें कोण एकांतर कोण के युग्म होंगे? जैसे आप दिख रहा है यहां 2 कोण, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6,
यानी ये दो कोण एकांतर कोण के युग्म है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, यानी ये एंगल 3 और एंगल 5 ये एकांतर कोण के युग्म हैं। मतलब दो समानांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा हो तो इस कोण और इस कोण को एकांतर कोण का युग्म कहेंगे और ये कोण भी एकांतर कोण का ही युग्म होगा, जो कि आपस में बराबर होगा। यानी 3 पर जितना डिग्री कोण बनेगा उतना ही 5 डिग्री, 5 पर भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा जितना कोण 2 पर बनेगा। 2 जितना डिग्री का कोण होगा उतना ही 6 भी उतना ही डिग्री के कोण होंगे। तो ये हमारे एकांतर कोणों के युग्म हो गए। अब इसी प्रकार इसमें एक और रिलेशन होते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, हमने क्या बोला उसको मैं लिख देता हूं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म या कोणों माने अंतः कोण या कोण, देखिए क्या लिखा गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री। इसको समझना है। कहा क्या लिखा गया था, तिर्यक रेखा हमने देखा एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंदर वाला कोण, मतलब ये कोण यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कहा जा रहा है, योगफल कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री, यानी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी प्रकार तिर्यक रेखा के इधर का भी हम कोण को कह सकते हैं ना, एक ही ओर के कोण, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के योगफल 180 डिग्री होते हैं। मतलब दो रेखाएं समानांतर होती है और एक तिर्यक रेखा हम अगर कंस्ट्रक्ट करें तो ये सभी बातें होंगी। मतलब संगत कोण बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा, तिर्यक रेखाएं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ये तीन बातें हमें ध्यान रखने हैं यदि ये कंसेप्ट होगा तो। बात समझ में आया? अगर कभी इस तरह का फिगर हो, अगर 4 कोण 5 6 के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि L और M रेखाएं समानांतर है, क्योंकि 4 और 6 बराबर तभी होंगे जब L और M समानांतर होंगे, क्योंकि 4 और 6 संगत कोण के युग्म को दर्शाता है। अगर 3 बराबर 7 दिया गया है तो संगत कोण के युग्म के दर्शाता है, अतः हम कह सकते हैं कि L और M समानांतर, अगर इसे विलोम कहे तो। अब इसी प्रकार हम आगे की बातों को देखते हैं तो हमारे ये समानांतर रेखाएं और समानांतर रेखाएं से जो भी संबंधित बातें थे हमने यहाँ लिखा, इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक त्रिभुज पर चलते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज के प्रकार जानने से पहले त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानना हमारे लिए काफी आवश्यक है। तो बहुत सारे बुक होंगे जिसमें आपको त्रिभुज के डिफिनीशन मिलेंगे। तो ऐसा हम कहेंगे 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाया जाए, इससे जो बंद आकृति हमें प्राप्त होती है या जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां हमने एक फिगर बनाया है जिसको हमने नाम लिया ABC। 3 रेखाखंड से बंद आकृति है, एक रेखाखंड AB, दूसरा रेखाखंड BC, तीसरा रेखाखंड AC। ये जो आपको आकृति दिख रहा है इसी आकृति को हम त्रिभुज का नाम देते हैं, यानी कि त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल। ओके, जैसा कि फिगर से देखने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर त्रिभुज की बातें आएगी तो क्या होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होगा। जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है भुजाओं की संख्या, कितना होगा, तो 3 होगा।
एक भुजा अगर हमने ABC त्रिभुज माना है तो एक भुजा AB, दूसरा भुजा BC, तीसरा भुजा AC। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखें, AB भुजा ही सिर्फ नहीं कहा जा सकता, इसको हम BA भी कह सकते हैं। BA, इस लेंथ को हम BA या AB दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एक भुजा AB या BA, ये और BA भी लिखना गलत नहीं है, दोनों सेम चीज है। दूसरा भुजा BC या इसी को हम CB भी लिख सकते हैं। तीसरा भुजा AC या इसी को हम CA भी लिख सकते हैं। भुजा को अगर बताना है तो इस रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट को एक साथ लिख दीजिए। जैसे इस भुजा को बताना है तो इसका एक पॉइंट B है तो B, और एक पॉइंट एंड पॉइंट C है तो C, BC लिख दिए तो BC इस भुजा को रिप्रेजेंट करता है, यानी BC भुजा हो गया। या हम इधर से भी लिख सकते हैं तो CB। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी और इसी के साथ साथ हम कोणों की बात करेंगे तो 3 कोण होंगे। एक यहां आपको एंगल A दिख रहा है, ये A एंगल जो है 2 भुजाएं BA और CA के बीच का बना कोण है। देखिए ध्यान से, BA और CA के बीच बना कोण है। तो इस कोण को हम, यानी कोण कितने होंगे तो 3 होंगे। अगर हम इसको लिखे एंगल A, या इसी को एंगल A के साथ साथ हम दूसरे बात भी लिख सकते हैं। इसको हम फिलहाल लिखेंगे एंगल B और इसको क्या लिख सकते हैं तो एंगल C। और साथ ही साथ एंगल A को हम अलग तरह भी लिख सकते हैं। जिस एंगल को लिखना है उसको हमेशा बीच में लिखना है और इधर से शुरुआत कीजिए या तो इधर से शुरुआत कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे तो BAC, एंगल BAC एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन एंगल को? तो बीच में जो लेटर होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर इसी प्रकार एंगल, इसी को हम क्या लिख सकते हैं तो CAB भी लिख सकते हैं, CAB। ओके, इसी प्रकार एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं तो जैसा कि आप गेस कर रहे होंगे या आप समझ रहे होंगे कि एंगल B को हम ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC। साथ ही साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं तो CBA। ओके, उसी प्रकार एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं तो ACB और BCA। तो ये हम एंगल को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं तो आपको 6 भाग कहना है। 3 भुजा और 3 कोण। कोई पूछे या क्वेश्चन में अगर हो कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं तो 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। यहाँ यही 2 भाग इस त्रिभुज में दिख रहा है, इसके अतिरिक्त कोई और चीज नहीं है। तो त्रिभुज के 6 भाग होंगे, 3 कोण और 3 भुजाएं। और एक और बात को थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रहे हैं, रेखाखंड A पर। A इस त्रिभुज ABC का शीर्ष होता है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये भी एक शीर्ष होगा, ये भी एक शीर्ष होगा, यानी कि शीर्षों की संख्या 3 होंगे। ABC त्रिभुज है तो एक शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C। तो ये त्रिभुज से संबंधित छोटी सी बातें हो गए, त्रिभुज के डिफिनीशन और त्रिभुज के भाग को हमने यहां समझाया है। और यहां त्रिभुज के प्रकार हैं, उसको हम लोग अब समझने जा रहे हैं। तो त्रिभुज को 2 भागों में कैटेगोराइज किया गया है, एक तो कोण के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के भी आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि भुजाओं के आधार पर कि त्रिभुज कितने प्रकार के तो 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषम बाहु को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज हमने यहाँ पर नहीं लिखा है।
कोनों के आधार पर त्रिभुज के तीसरे प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो ये भुजाओं और कोई अगर आपसे पूछे या ऐसे प्रश्न आए कि कितने आधार पर त्रिभुज को डिवाइड किया गया, त्रिभुज के प्रकार को डिवाइड किया, दो आधार पर। एक तो भुजाओं के आधार पर, यानी कि जब भुजाओं के आधार का बात करेंगे तो सिर्फ हमको वहां भुजाओं के बीच संबंध को देखना है। अगर हम कोण से संबंधित बात करेंगे कोणों के आधार पर, तो सिर्फ कोण से रिलेटेड वहां जो बातें होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की बात अगर करें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसा कि यहां लिखा गया है आप उसको समझ लेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं या जो तीन रेखाखंडों से बनी होती है, तीनों के तीनों रेखाखंड की लंबाई आपस में बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं कि एबीसी हमने त्रिभुज को बनाया है, इसमें एक भुजा AB है, तो इसकी जो लंबाई होगी उतना ही लंबाई BC का भी होगा, उतना ही लंबाई AC का भी होगा। यानी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, यानी AB की लंबाई बराबर होगा BC की लंबाई के, बराबर होगा AC के लंबाई के, तीनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। यानी ABC त्रिभुज अगर समबाहु होगा, इसका मतलब है कि AB बराबर, कुछ इसमें हम बात समझेंगे क्या होगा, तो AB बराबर BC बराबर AC, बस ठीक है। और बच्चों इस बात को भी आप ध्यान रखोगे कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अर्थात त्रिभुज अगर समबाहु है तो कोण A बराबर होगा कोण B के, बराबर होगा कोण C के। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, तो 60 डिग्री के। और जैसा कि एक बात हमें पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज से संबंधित बातें हुए। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मतलब ABC अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहां जो तीन भुजाएं दिख रहा है इसमें से कोई दो भुजाएं ही आपस में बराबर होंगे। अगर हम इसको और इसको बराबर मान लेते हैं, यानी इस दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा, इसका लंबाई इस दोनों की लंबाई से छोटा हो सकता है या दोनों की लंबाई से बड़ा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हमने फिगर के अनुसार हमने समझा कि AB बराबर AC है, लेकिन यही BC के बराबर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का भी ध्यान रखिए कि AB और BC भी आपस में बराबर हो सकते थे, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये बराबर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि हमें ये बात समझ में आता है कि इसकी दो भुजाएं अगर बराबर है तो इसमें दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जो बराबर भुजाएं हैं उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण यानी कि C इस फिगर के अकॉर्डिंग और इस भुजा के सामने का कोण B आपस में बराबर होगा। यानी इसको हम अगर समझे, अगर हम यहाँ PQR एक त्रिभुज मान लेते हैं जो कि समद्विबाहु है, जिसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ PQR समद्विबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन दो कोण आपस में बराबर होंगे, तो जो बराबर भुजाएं हैं उसके सम्मुख कोण, मतलब सामने वाला कोण, मतलब इस भुजा के सामने का कोण P, इस भुजा के सामने का कोण Q, यानी कि यहाँ P कोण और Q कोण आपस में बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए तीसरे यहां पर शर्त, तीसरा शर्त क्या है, तीसरा यानी कि टाइप है क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम
बाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, अगर ये दो त्रिभुज के प्रकार को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की न हो, यानी असमान लंबाई की हो। मैंने वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों के तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, वैसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, तो ए बी का मान बराबर नहीं होगा BC के मान के, बराबर नहीं होगा AC के मान के, इस बात को ध्यान रखोगे आप। साथ ही साथ क्या होगा इसमें, तो एंगल A का मान बराबर नहीं होगा एंगल B के मान के, बराबर नहीं होगा एंगल C के मान के, यानी तीनों के तीनों का मान अलग अलग होगा। तो ये हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार थे उसको हमने समझाया, इसको अपन राइट डाउन कर लेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड मी। हमारे बातों को आप समझ रहे होंगे कि ज्योमेट्री का पार्ट है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी क्लासों के लिए, या तो क्लास 7th हो, 8th हो, 9th हो या 10th वाले विद्यार्थी हो, सभी को ये सारे चीज अच्छे तरह से आने चाहिए। अब कोणों के आधार की बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ध्यान से समझना है, समकोण का मतलब तो हमें पता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जो यानी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज की बात है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण। इसमें ABC त्रिभुज में ये B कोण 90 डिग्री का है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस का नाम देते हैं, जिसको H से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये C कोण के लिए अगर हम बात करते हो तो ये हमारे लिए बेस हो गया, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं यानी आधार। इसके सामने वाला भुजा को हम लंब कहेंगे, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश से बोलते हैं, P लिखते हैं। इस बात को आप याद रखोगे, ये बात समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होते हैं। एक बात समझना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका अन्य दो कोण न्यून कोण होगा, यानी एंगल C एवं एंगल B क्या होगा, तो न्यून कोण होगा। ये तो बिल्कुल बात सही है, न्यून कोण अगर नहीं होगा तो पता चलेगा कि इस दोनों का योगफल 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो अगर दोनों का योगफल 90 डिग्री से अधिक होगा तो पता चलेगा कि 90 डिग्री से अधिक है, 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि दोनों एंगल न्यून कोण होंगे, यानी एक कोण जो 90 डिग्री को छोड़कर जो भी दो एंगल बचा, दोनों का दोनों कोण न्यून कोण होगा। साथ ही साथ ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का मतलब क्या हमने बताया था कि दोनों कोण पूरक होगा, यानी कि ये पूरक कोणों का युग्म होगा। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसके में एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसे अगर हम समकोण त्रिभुज को अगर बांटे तो इसका दो भाग होता है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो समकोण समद्विबाहु और समकोण विषमबाहु। विषमबाहु इसको थोड़ा समझते हैं। और एक और बात थोड़ा हम आपको समझाएं कि ये 90 डिग्री किस दो भुजाओं के बीच का कोण है, AB और BC भुजा के बीच का कोण है। तो AB भुजा और BC भुजा जो है ये दोनों का दोनों को हम बोलेंगे लंब बनाने वाली भुजा, यानी कि ये दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस दोनों भुजाओं को हम बोलेंगे लंब बनाने वाली भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण लगा देना है इसमें, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो वैसा त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो।
और यहां अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों कोण। अच्छा, ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तो दोनों अगर बराबर होगा तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर हम इसको ABC त्रिभुज मान ले, अगर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो एंगल A और एंगल C दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 45 डिग्री का। साथ ही साथ विषमबाहु त्रिभुज को देखते हैं, समकोण विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा? तो वैसा त्रिभुज, वैसा समकोण त्रिभुज जिसके समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात हो गया। मैं समकोण विषमबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर ना हो, वैसे त्रिभुज को समकोण विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज के प्रकार। समकोण त्रिभुज में हमने क्या देखा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। दूसरा बात हमने क्या देखा कि बाकी जो रिमेनिंग टर्म है या रिमेनिंग कोण है वो दोनों का दोनों न्यून कोण होना चाहिए और दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें दो प्रकार हमने देखा। एक और चीज हमने इसमें समझा कि 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, बाकी शेष दो कोणों के सामने वाला भुजा को में से एक को लंब और एक को आधार कहते हैं। इसके दो प्रकार, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण विषमबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। और जिस कंडीशन में समकोण बनाने वाली भुजाएं आपस में बराबर होगी तो दोनों न्यून कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि दोनों कोण 45-45 डिग्री का होगा। ये हमारे, अब दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, अगर PQR हम मान लिए तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों का तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों का तीनों कोण न्यून कोण हो, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब हमें पता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी ये तीनों का तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और लास्ट इसमें एक और है जिसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण। इसमें ABC अगर हमने अधिक कोण त्रिभुज माना तो इसमें एक कोण अधिक कोण होगा और बाकी दो कोण न्यून कोण होगा। बाकी दो कोण न्यून कोण होगा, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी दो कोण न्यून कोण होगा। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वैसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या हमें एक और बात समझना है कि रिमेनिंग टू एंगल्स भी क्या होंगे? तो न्यून कोण होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारे भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब हम इसके आगे के भाग देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर आप इन सभी बातों को लिख लेंगे। तो बच्चों, इसमें हम त्रिभुज से संबंधित और कुछ और जानकारियां क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। एक बात समझ लें, अगर हमने ABC त्रिभुज माना, ओके, अगर हमने त्रिभुज ABC माना है तो इसमें तीन भुजाएं हैं, जैसा कि हमें तो समझ में आ ही रहा है इस बात का। तो एंगल A जो दिख रहा है, A जो शीर्ष है, उसके सामने वाले भुजा को स्मॉल a से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्मॉल a का मतलब BC भुजा की लंबाई हुआ। C एंगल के सामने वाला भुजा को स्मॉल c से हम रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल B के सामने वाले भुजा को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। त्रिभुज का ये खासियत होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का सम, मतलब अगर हम ABC स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करें तो किन्हीं दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरे भुजा से, तीसरा भुजा इसमें कौन बचा? A और B को अगर हमने ऐड कर लिया तो तीसरा भुजा बचा C, यानी C से बड़ी होगी। या हम ये बात भी लिख सकते हैं कि A प्लस C इज ग्रेटर देन B। हम ये भी बात लिख सकते हैं B प्लस C इज ग्रेटर देन A। यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का सम
तीसरे भुजा से बड़ी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। दो भुजाओं का अंतर, जैसे a माइनस बी इज लेस देन सी, मतलब दो भुजाओं को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, घटाएं, तो तीसरे भुजा से छोटी होगी। इसमें हम लिख सकते हैं b माइनस सी इज लेस देन a। इसे को हम लिख सकते हैं c माइनस वट, a बाद में गया, b को यहां लाना है, c माइनस a या a माइनस सी इज लेस देन b। मतलब त्रिभुज में क्या होगा कि किन्हीं दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, या हम यूं कहेंगे कि दो भुजाओं का अंतर, जब दो भुजाओं को हम घटाएं तो उसका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तीसरे भुजा से हमेशा छोटी होगी। इस बात को हमें याद रखना है। अगर त्रिभुज में हमें त्रिभुज के तीन भुजाएं अगर दिए हुए हो, मान के चलिए कि एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एक का लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक का लंबाई 3 सेंटीमीटर, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। इस बात को 5 और 3 8, योगफल को हम चेक कर रहे थे, तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 4 और 3 7, 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 और 4 9, 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर कंडीशन को फॉलो करे, दिए गए साइड की लंबाई अगर दिए गए कंडीशन को फॉलो करता है, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। अर्थात ऐसे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। या दो को अंतर करके देखो, तीसरा से छोटा होता है कि नहीं। 5 में से 4 घटाओ, कितना हो गया 1, तीसरा से छोटा है। 4 और 3 को हम लेते हैं तो 4 में से 3 घटाओ 1, 5 से छोटा है। इस दोनों को लेते हैं, 5 में से 3 घटाते हैं, क्या होगा 2, 4 से छोटा है। तो ये शर्त हो गया। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें गिवन हो, दिए गए हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण, यानी ये इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ए बी है, तो इसके सामने वाला कोण सी है, ये कोण सबसे बड़ा होगा, यानी कि एंगल सी सबसे बड़ा होगा। इसमें एंगल सी जो होगा सबसे बड़ा कोण होगा। इससे छोटा कोण कौन सा होगा? तो इससे छोटा भुजा 4 है, तो 4 के सामने का कोण एंगल ए। इससे छोटा कौन होगा? तो एंगल कौन सा बचा? तो बी, एंगल बी। यानी इससे हमें इस बात से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। अर्थात हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर हमको कोण दिया गया है, तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ओके, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ टॉपिक हमने यहां लिखा था: माध्यिका, केंद्रक, शीर्ष लंब, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र। सबसे पहला है यहां पर माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं उसको समझना है। एबीसी त्रिभुज हमारे पास है। माध्यिका क्या होगा? तो किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। यानी कि देखिए, ये डी पॉइंट अगर हमने माना, तो ये डी पॉइंट क्या है? तो बीसी का मध्य बिंदु है। तो किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्षों से मिलाने वाला रेखाखंड को, यानी कि किसी भुजा के मध्य बिंदु एवं सम्मुख शीर्ष के मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। मतलब यहां एडी जो आपको रेखाखंड दिख रहा है वो माध्यिका है। ठीक है, यहां एडी जो आपको रेखाखंड दिख रहा है यह रेखाखंड माध्यिका है। अब हम इसी प्रकार एसी का मध्य बिंदु अगर लेंगे, मध्य बिंदु का मतलब इस बिंदु पर एसी समान दो भाग में बटेगा। इसको अगर हम ई मान लेते हैं, अगर हम बी से ई को मिला दिए तो यह माध्यिका है, एबीसी त्रिभुज का दूसरा माध्यिका है। अगर हम ए बी का मध्य बिंदु ले लिए, इसको हमने एफ माना, सी से एफ को मिला दिए तो ये माध्यिका हुआ। यानी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। और कोई आपसे पूछेगा माध्यिका किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी? तो 3 माध्यिकाएं होंगी। यहाँ पर फिगर में हमें 3 माध्यिका दिख रहा है। एक माध्यिका बीई, दूसरा CF, तीसरा AD, ये 3 माध्यिका है। और मेरे प्यारे बच्चों, माध्यिका, सभी माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर जाएगी, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी।
इसी बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, यानी इसी को हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। यानी आपको यह बात समझना है कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रॉयड। तो हमने माध्यिका और सेंट्रॉयड को समझा। अब इसमें और सारे बातें होंगी, उसको समझते हैं। ये एक पॉइंट माध्यिका का कटान बिंदु है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सेंट्रॉयड बोलेंगे। एक माध्यिका हम खींचते हैं। ये जो केंद्रक है, इस माध्यिका को जिसको अगर हम मान के चले G से डिनोट कर लेते हैं, ये पॉइंट G क्या है? तो केंद्रक है। क्या होता है कि इस माध्यिका को यानी AD, प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटेगा? तो 2:1 में बांटता है। इसका क्या मतलब A से G तक का, A से G तक और G से D तक का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? तो 2:1 में बांटता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि AG/GD इक्वल्स टू 2:1, यानी 2:1। यानी एक और बात समझना है कि इसके लंबाई का ये लंबाई दुगना होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये 10 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये 6 सेंटीमीटर का होगा। ये 2:1 का मतलब ये। यानी इसमें हमने एक और बात समझा, केंद्रक क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। और इसमें एक और बात कि माध्यिका जो होता है किसी भी त्रिभुज को, जैसे यहां ABC त्रिभुज है, ABC हमने त्रिभुज बनाया, तो माध्यिका जो है दिए गए त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी कि यहां 2 त्रिभुज हमें दिख गए माध्यिका खींचने से, तो ये बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज 2 भागों में बटे। एक ये त्रिभुज बना, एक बना ABD त्रिभुज और एक ADC त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी ABD और ADC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि माध्यिका दिए गए त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। तो ये माध्यिका और केंद्रक से संबंधित हमने बातों को समझा। इस बात को आपको ध्यान रखना है और आप बार बार वीडियो को सुनेंगे, हाँ, ताकि आपको जो है वीडियो को बार बार देखकर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारी बात याद हो जाए। चलिए हम लोग शीर्ष लंब केंद्र को देखते हैं। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंबात्मक दूरी, यानी कि सम्मुख भुजा के सबसे निकटतम बिंदु को अगर मिलाएं, मेरा क्या कहने का तात्पर्य है, BC पर कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो A से सबसे निकटतम दूरी पर होगा, तो यह BC के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यह BC पर लंब होगा। इसी को हम बोलेंगे शीर्ष लंब। ABC त्रिभुज के लिए AD एक शीर्ष लंब हो गया, जो किस पर खींचा गया? तो BC पर। B से हम एक लंब डालते हैं AC पर, तो यहां पर मान के चलिए कि BE एक शीर्ष लंब हो गया। इससे हम इस पर एक लंब डालते हैं CF, तो CF एक ABC त्रिभुज के लिए एक और शीर्ष लंब हो गया, यानी शीर्ष लंबों की संख्या 3 होगी। अब क्या होगा कि तीनों शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। इसी को हम लंब केंद्र कहते हैं, इसी को हम लंब केंद्र करते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मतलब त्रिभुज के तीनों लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है, जिसे हम, ठीक है, जिसे लंब केंद्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, जिसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसमें बस इतना ही बात है। अब इसके बाद के बात को हम समझते हैं। इसके बाद का टॉपिक अंतः केंद्र है। तो त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक, यहां देखिए ये कोण का समद्विभाजक है, ये लंब नहीं है, न ही आपको माध्यिका है, ये कोण है, उसको बराबर 2 भाग में बांटने वाली रेखाखंड है। कोण को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखाखंड एक दूसरे को जहां
प्रतिच्छेद करती है या जहां जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। यानी कोनों के समद्विभाजकों के बीच बना कोण को, या कोनों के समद्विभाजक एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र का क्या डिफिनेशन होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। परिकेंद्र की बात है, तो परिकेंद्र हमें समझना है। तो क्या होता है कि त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को, यानी कि ये भुजा है, इस पर एक ऐसा लाइन हमें खींचना है जो इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाता हो और मध्य बिंदु से भी होकर जाता हो, यानी कि इसको हम बोलेंगे ऐसे रेखाखंड को, या ऐसे रेखा को हम बोलेंगे लंब समद्विभाजक। इस पर भी एक हम लंब समद्विभाजक खींचे, इस पर भी एक लंब समद्विभाजक खींचे, तो लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। किसी त्रिभुज के क्या? तो लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है, सर्कम सेंटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी जो समानांतर रेखाएं त्रिभुज से संबंधित, हमने सारे बातों को आपको समझाया है। इसमें कुछ और भी बात को समझना है, इसको समझते हैं। अगर हम हमने समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की रचना किया, माध्यिका खींचा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD एक माध्यिका है, तो एक बात समझना है कि इसमें जो तीनों का तीनों माध्यिका होगा समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में, और ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज माने समद्विबाहु त्रिभुज के कंडीशन में, अगर ये भुजा और ये भुजा को बराबर मान लिए, इस कंडीशन में हम क्या खींचे? तीनों माध्यिका खींचे। और विषमबाहु त्रिभुज के कंडीशन में हम तीनों माध्यिका खींच रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में तीनों के तीनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होगी, यानी कि ये माध्यिका और ये माध्यिका तीनों की लंबाई बराबर होगी। यानी AD कहे तो इस माध्यिका की लंबाई और इस माध्यिका की लंबाई आपस में बराबर होगी। और हमारे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में AD जो माध्यिका है, इसी माध्यिका को हम लंब भी कह सकते हैं, यानी यह इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। समबाहु के कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, समद्विबाहु या विषमबाहु के कंडीशन में नहीं। मतलब कि AD लंब होगा, ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा, तो ये जो है समबाहु त्रिभुज के कंडीशन में ये तो आपको अंतः केंद्र केंद्रक है ही, साथ ही साथ यह आपको लंब केंद्र भी होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र और अंतः केंद्र भी होगा। यह कोण का भी समद्विभाजक होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में एक ही जो बिंदु है वह लंब केंद्र भी है, केंद्र भी है और परिकेंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है, सारा का सारा है। ठीक है। लेकिन समद्विबाहु के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा उसको समझते हैं। ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो बराबर भुजा पर जो क्या है माध्यिका खींचा गया है, बराबर भुजा के मध्य बिंदु को, जो बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये दोनों रेखाखंड माध्यिकाएं होंगी, जो ये दोनों माध्यिकाएं आपस में बराबर होंगी। यानी कि ये माध्यिका और ये माध्यिका बराबर होगी, तो हम ऐसा कहेंगे कि दो बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से अगर मिलाया जाए तो वो दोनों माध्यिकाएं इसमें बराबर होंगी। मतलब ये माध्यिका और ये माध्यिका, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे समद्विबाहु के कंडीशन में, और ये माध्यिका की लंबाई इन दोनों माध्यिकाओं की लंबाई से अलग होगी। सिंपल। और इसमें ये और ये लंब नहीं होगा, लेकिन B से जो सम्मुख भुजा पर डाला गया जो माध्यिका है वो इसके साथ लंब होगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे, ये केंद्रक ठीक है होगा, लेकिन ये लंब केंद्र नहीं होगा, परिकेंद्र नहीं होगा। इसमें लंब केंद्र और परिकेंद्र अलग अलग होंगे। तो हम इसी कंसेप्ट को आगे समझे तो इसमें कोई दो माध्यिकाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, और माध्यिकाओं का कटान बिंदु को हम इसमें अलग अलग बातें होंगे। केंद्रक भी अलग होगा, शीर्षलंब भी अलग होगा, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र सारे के सारे अलग अलग होंगे। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे।
तो आज का सारे इंपॉर्टेंट बातों को, त्रिभुज से रिलेटेड सारे बातों को हमने समझाया। अभी त्रिभुज में बहुत सारे बात भी बचे हुए हैं जो सर्वांग समता से रिलेटेड बात है, और हम धीरे धीरे सारे बातों को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये त्रिभुज से संबंधित सारे बात हमने सीख लिया। अभी 7 से लेकर 10th तक के सारे बात चीज़ों को, जितने भी ज्योमेट्री में हमें बात पढ़ने हैं, सारे बातों को हम ज्योमेट्री के माध्यम से आपको समझाएंगे। और जैसे ही ज्योमेट्री का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम आपको इंपॉर्टेंट, इससे सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बारी बारी से जो है लगभग 5-6 वीडियो में हम आपको समाप्त करेंगे। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छी तरह से लिखकर याद कर लेंगे, हमें आशा है। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।